Alright, in the previous class, what you have learned is with regards to, you have learned the basics of magnetic field, you have learned Fleming's left hand rule, right hand corkscrew rule, then charge placed in a moving charge particle moving in a magnetic field, how does it move. तो वो बेसिकली एक सर्कुलर पाथ लेता है, फील्ड अगर अंदर जा रही है, वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर v एंड b के वजह से वो इस तरीके से जाएगा और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो कोई भी पोजीशन पे लेंगे तो सेंटर होगी, मतलब ये है कि वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपने सीखा। फिर आपने उस सर्कुलर पाथ, व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बीइंग force being directed towards the center. So magnetic force is basically giving rise to centripetal force, काम कर रही है centripetal force का। तो we equated that and we found the equation for radius of a circular path and we also found frequency, time period, etc. ठीक है, तो we'll move on to the next topic. The topic is velocity selector. The topic is velocity सेलेक्टर। ठीक है, सो वेलोसिटी सेलेक्टर, तो नाम से ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एज आई एक्सप्लेन द टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें क्रॉस्ड फील्ड्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? क्रॉस्ड फील्ड्स। ठीक है, क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ। ठीक है, यानी बोथ विल ऑलवेज बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, उस तरीके से। ठीक है, या तो ये इस तरह हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन वाई एक्सिस, या फिर जो केस हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द बोर्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा वो। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, द पेन। सो व्हेन आई डू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन टू द बोर्ड। तो वो डायरेक्शन से हम लेकर काम शुरू करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज दिस वेलोसिटी सेलेक्टर? ठीक है, दिस इज बेसिकली हैविंग क्रॉस्ड फील्ड्स। ठीक है, तो टू सेलेक्ट चार्जेस और चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे चार्जेस जाते होंगे, उसमें से ऐसे चार्जेस को सेलेक्ट करना जिसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, उसी के लिए हम वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, यानी we'll select those charge particles which are moving with a particular velocity which we want। तो इसीलिए बाकी सारे चार्जेस जो है वो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी दिस इज नॉट ओनली अ वेलोसिटी सेलेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेलोसिटी फिल्टर। मतलब चार्जेस समझो अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं वेलोसिटी से, तो वो चार्जेस जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो आगे बढ़ेंगे, बाकी सब आगे नहीं बढ़ेंगे। so this basically filters out the rest of the charges. So how does it do it, that we will learn as we move forward। ठीक है, तो it is a setup to select charged particles of a particular velocity from a beam passed through space having crossed electric and magnetic fields। ठीक है, तो what do you mean by crossed fields? पहले ही बताया था, mutually perpendicular electric and magnetic fields। mutually perpendicular electric and magnetic fields are called crossed fields। mutually perpendicular magnetic field and electric field are called crossed fields। यानी crossed fields का मतलब ये है, ये ऐसे fields हैं जहाँ पर ऐसा setup है जहाँ पर magnetic field और electric field हमेशा जो है right angles to each other होंगे। ठीक है, तो समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब इसमें आप कितना भी डायरेक्शन चेंज कर लो, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो अब इसको हम सीखेंगे, इसको बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उस सेटअप पे लाके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कंसिडर टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं डन, और एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं, इसको P बोलेंगे, इसको नेगेटिव N बोलेंगे। ठीक है, डन। अब पॉजिटिव प्लेट में कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव, इसे नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हम सब जानते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना है। मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लेता हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे क्रॉसेस डालता हूँ, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर से नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है। तो कैसे बताएं, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रही है बोर्ड के, ठीक है, और इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सेटअप ऐसा है, ठीक है। ये ऐसे अंदर को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को, टॉप टू बॉटम इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में परपेंडिकुलरिटी है, दे आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। अब चार्ज को इसमें से मूव करना है, ठीक है। तो चार्ज को मूव करने के लिए समझो कोई सोर्स है पीछे, वहां से चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है, डन। तो जब चार्ज मूव होगा, जाहिर सी बात है स्लिट्स नाम की चीज़ यूज़ होगी। वो स्लिट्स क्या है, वो वेव ऑप्टिक्स में सिखाए जाएंगे, ठीक है। स्लिट्स आर शॉर्ट ओपनिंग्स थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो, ठीक है। तो वो आगे आपको फिर से डिटेल में समझाया जाएगा। आपके लिए बस यूँ समझ लें कि बीम को एक लाइन में लाना है, उसलिए स्लिट्स रखे हैं। यानी सोर्स अगर सर्कुलर है तो फिर हर तरह से लाइट जाएगी, तो उसमें तमाम डायरेक्शंस के लाइट मुझे नहीं चाहिए, एक ही डायरेक्शन का चाहिए। तो बाकी तमाम डायरेक्शंस को मैं कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख के ब्लॉक कर दूंगा। तो ब्लॉक कर देंगे ऐसे, तो फिर तमाम लाइट पास नहीं होगी, ओनली लाइट विल पास थ्रू द स्मॉल ओपनिंग दैट इज इन बिटवीन। तो तब लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, बाकी तमाम डायरेक्शन से रोक दिए जाएंगे, उसलिए स्लिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लेट द चार्ज पार्टिकल मूव लाइक दिस, डन। तो होगा क्या, उसकी कोई वेलोसिटी है, समझो v इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। यहाँ पर भी हम स्लिट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जाना है उसको विथ वेलोसिटी v, डन। तो जब ये होगा, हाँ, तो what is the force on the charged particle? The force on the charged particle is force due to electric field first, electric field की वजह से E into Q, F is equal to EQ सीखा था। और ये फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज के ऊपर क्या फोर्स होती है, EQ, मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था, यानी फोर्स इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो एक चीज हम सीख लिए कि FE इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, डन। और अब फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी, ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी सीखा था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो या फिर बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा 90 है इस बार, तो बी क्यू वी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बी क्यू वी, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अब आप देखें इस डायरेक्शन को समझें कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मिल गया बी क्यू वी, अब उसका डायरेक्शन क्या है, मेरे हिसाब से वो अपवर्ड होना चाहिए। कैसे, वेलोसिटी यूँ जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, ठीक है, डन। तो फिर अच्छा चलो आपके लिए ऐसे रख लेते हैं चाहे ताकि दिखाई दे, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, v क्रॉस b करेंगे, ठीक है, तो ऊपर को आएगा, v क्रॉस b ऊपर को आएगा। तो जाहिर सी बात है ये ऐसा है, ठीक है। वेलोसिटी राइट को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, पॉइंट फिंगर। तो v क्रॉस b जब करेंगे, ठीक है, तो ऊपर को आएगा, v क्रॉस b जब करेंगे तो ऊपर को आएगा। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स, ठीक है। तो फोर्स फील्ड करंट भी देख लें, ठीक है, फोर्स अपवर्ड्स, फील्ड इनवर्ड्स, वेलोसिटी यानी डायरेक्शन ऑफ करंट या वेलोसिटी ले लें, तो ये सिंपल हो गया ना ये, ठीक है। सी, सो दिस इज योर फोर्स, पॉइंट फिंगर गोइंग इनसाइड, फील्ड फोर्स, ठीक है, सॉरी फील्ड इज गोइंग इनवर्ड्स, फोर्स ऊपर जा रही है, और ये डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, करेक्ट।
तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड्स। तो ये हो गया अपवर्ड्स आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हुए ना, वैल्यूज ऑफ ई एंड बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट की जाएगी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने तक इसको बैलेंस करेंगे, वैसी फील्ड और वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड और वैसी मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो सेटअप, चार्जेस पोल्स पे, चार्जेस इन प्लेट्स पे बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को अगर उसका पावर कम कर दें तो जाहिर सी बात है फील्ड कमज़ोर हो जाएगी। तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना देखना है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिटली अरेंज हो जाएंगे। ऑपोजिट तो वो जा ही रहे हैं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेटिंग करेंगे ताकि एफ एम और एफ ई इक्वल हो जाए। तो अब क्या होगा, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एफ ई इज इक्वल टू एफ एम लिख सकते हैं। एफ ई क्या है, एफ ई इज ई क्यू, एफ एम इज बी क्यू वी, करेक्ट, डन। तो क्यू क्यू कैंसिल, v इज इक्वल टू ई बाय बी, v इज इक्वल टू ई बाय बी, इतना आपको मिल गया। तो वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज नाउ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या पता चला इसमें, तो इसमें ओनली दोज पार्टिकल्स विच मूव विथ वेलोसिटी v विल पास थ्रू द स्लिट s, यानी ये आपका सेकेंड स्लिट है s। ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल्स जिसकी वेलोसिटी इस वैल्यू को मैच करती है, e बाई बी को मैच करती है, वही वैल्यू वाले चार्ज पार्टिकल्स, वही वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स पास करके आगे बढ़ेंगे, बाकी तमाम कोई और डायरेक्शंस में या फिर रुकावट हो जाएगी। ठीक है, डन। आई होप दिस इज द कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू वेलोसिटी सेलेक्टर दैट यू नीड टू लर्न। बस इतना याद रखना है, वेलोसिटी सेलेक्टर में क्रॉस्ड फील्ड्स होते हैं, चार्जेस वही पास होते हैं जिसकी वेलोसिटी गिवन बाय ई बाई बी। ठीक है, तो और ये कैसे हो रहा है, एफ एम एंड एफ ई बैलेंस हो रहे हैं दोनों, ये आपको मैंने क्लियर कट अभी अभी समझाया है। ठीक है, और वेलोसिटी सेलेक्टर पर थोड़ा एप्लीकेशंस क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट आयॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज याद होगा, चार्ज बाई मास। तो ये बोल रहा है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोप नाम का एक डिवाइस है, उसमें होता ये है, वेलोसिटी सेलेक्टर का ही प्रिंसिपल यूज़ करके अलग अलग आयॉन्स को अलग किया जाता है। यानी बाय सेलेक्टिंग required electric field and magnetic field, I can find charges of a particular velocity. Only those charges will pass, remaining charges will not pass. So that application is used in mass spectroscope. ठीक है, और इसके और एप्लीकेशंस क्या हैं, अभी अभी बताया, स्पेसिफिक चार्ज के बेस पर बनता है, तो वी कैन ऑल्सो टेल, वी कैन फाइंड आउट स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो दो एप्लीकेशंस हो गए, एक मास स्पेक्ट्रोस्कोप, दूसरा स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, I hope this much has been understood. Next topic है velocity selector हो गया ना, next topic है cyclotron, जो कि syllabus से हटा दिया गया है। ठीक है, so we will go to the next one directly, we will not be discussing the cyclotron topic. Anyway it is least asked। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट को पढ़ के उसका फॉर्मूला निकाल के हम रोक देंगे। उसके बाद उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी वी विल फाइंड आउट बी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से हम क्या पहचानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कहाँ पर, किसकी वजह से, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्मॉल एक कंडक्टर लेते हैं, कैरिंग करंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करंट कंडक्टर कैरिंग करंट I। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब उसमें से हम यूँ करेंगे,
अ स्मॉल एलिमेंट लेंगे पहले, ठीक है, ये समझो हमारी एलिमेंट है ए बी ऑफ लेंथ डी एल, ठीक है, ए बी ऑफ लेंथ डी एल। आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, डी एल को मैंने वेक्टर सिंबल डाला है, लेंथ एक्चुअली स्केलर है बट लेंथ को हम वेक्टर ले रहे हैं क्योंकि करंट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और करंट इज अ स्केलर बट स्टिल इट हैज़ अ डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन के मुताबिक डी एल को हम वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। तो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट आई, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट पी, तो समझो ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पहचाननी है, ठीक है। तो उस पॉइंट को इस करंट एलिमेंट से जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लिया, डन। डिस्टेंस कितने में हुआ, ये आर डिस्टेंस पे हुआ, एंगल बिटवीन दिस इज थीटा, ठीक है। आई रिपीट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से एक छोटा एलिमेंट लिया है, पहले छोटा एलिमेंट लेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे तो पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर को मिलेगा। तो छोटा एलिमेंट लिया है डी एल, दैट इज ए बी ऑफ लेंथ डी एल। अब उस एलिमेंट की वजह से कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पहचाननी है, व्हाट इज द मैग्नेटिक पॉइंट, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी को करंट एलिमेंट से जोड़ दिया है, लेंथ एलिमेंट से, तो जोड़ दिया गया, कितने डिस्टेंस पर है वो, आर डिस्टेंस पर है, कितनी एंगल बना रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर से, थीटा एंगल बना रहा है। सो दीज आर द बेसिक्स। अब कैसे क्या होता है अभी हमें देखना है, ठीक है। तो व्हाट डज बायोट-सावर्ट्स लॉ से, इट सेज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट at any point p, distance r from the element is found to depend upon these quantities. What are the quantities? The first quantity is magnetic field is directly proportional to the length. Magnetic field is directly proportional to the length. dB लिखा है मैंने, क्यों लिखा है dB, इसलिए क्योंकि छोटी सी एलिमेंट है, उसका छोटा सा लेंथ है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटी सी होगी, उसलिए dB लिखा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टली ऑफ द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितना लेंथ लेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ये बात है, ठीक है। और एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं, क्या कैसा होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो डन। अब यहाँ पर देखो dB मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। वो कैसे, करंट ऐसे जा रहा है, उंगलियां मेरी बोर्ड के अंदर जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू, सो दैट्स व्हाई आई पुट अ क्रॉस, ठीक है। तो करंट कैरिंग इज लाइक दिस, थंब को करंट कैरिंग डायरेक्शन में रख लिया, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जा रहा है, ठीक है, फिंगर्स आर गोइंग इन, सो दैट्स हाउ नाउ। ये जो डायरेक्शन लिखा है वो आर है, पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही सेज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये तो जाहिर सी बात है, जितने चार्जेस होते हैं उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही अब चार्जेस मूव हो रहे हैं तो करंट, तो जितना ज़्यादा चार्जेस मूव होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्जेस मूव होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उसके आसपास उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। देन क्या और क्या चीज़ें पहचानी बायोट-सावर्ट ने, तो दिस is the second thing. What was the third thing that he told? dB is proportional to sin theta. Sin theta क्या है, sin of the angle between dl and r, length element or length element and line joining the length element with the point is r. तो dl और r के बीच में जो एंगल है उसके साइन ऑफ द एंगल पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आप बोलोगे सर बिना प्रूफ किए आप लिखते जा रहे हो, प्रूफ है नहीं आप लोगों के लिए। यू हैव टू ओनली लर्न व्हाट बायोट-सावर्ट्स लॉ सेज। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट यू विल गेट अ फॉर्मूला, फ्रॉम दैट फॉर्मूला यू विल स्टार्ट डिराइविंग मच मोर, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ सीखा था। कूलम्स लॉ में आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया आपने कि चार्जेस के प्रोडक्ट पर क्यों डिपेंड करता है, तो डेरिवेशन आप लोगों के लिए कई सारे लॉज का नहीं है, आपको सिर्फ लॉ को सीखना है, उसके ज़रिए से उसके एप्लीकेशन को जाना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आखिरी चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है वो है हाँ, देयर वाज अ कॉल, वेट अ मिनट, आई जस्ट switch it to aeroplane mode. Now I think he should not have a problem. Yeah.
तो वीडियो, हाँ, तो इट इज़ रनिंग। तो द फोर्थ थिंग इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डन। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो इन तमाम को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो सम कांस्टेंट आएगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट को हम कहेंगे परमिएबिलिटी। ठीक है, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के को हम एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। कुछ याद आ रहा होगा आपको कि ये इट इज सिमिलर टू एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसका वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। म्यू नॉट का वैल्यू जो है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, यूनिट्स भी हैं उसके, वो आप खुद पहचानोगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट्स, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो गिवन एज वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये दोनों यूनिट हैं, आप पहचानोगे। ये दूसरा वाला यूनिट का टेंशन ना लें, आगे समझाऊंगा। पहला वाला यूनिट आप इस इक्वेशन से खुद निकालोगे, इट कम्स टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो म्यू नॉट के बारे में भी आगे समझाऊंगा। तो म्यू नॉट अब के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या बना वैल्यू, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज सिर्फ 10 पावर माइनस 7। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस। तो इसके बाद जो फिर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका बायोट सावर्ट्स लॉ है। डी बी इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन लिख लेता हूँ, डी बी वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बायोट सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर इसको मैं लिखूंगा ऐसे, और r यहाँ पर एक्स्ट्रा एक डाल दूंगा और इसे क्यूब बना लूँगा। तो तब क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई इंटू अच्छा यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ आई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट बाई आर क्यूब, आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब कर दूंगा। तो तब क्या होगा, डी एल क्रॉस आर इज डी एल आर साइन थीटा बनेगा, आर और आर कैंसिल होगा, वापस वही पुराना इक्वेशन मिलेगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डी एल इंटू आर। ये आप सीख लोगे, डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। देख सकते हो यहाँ पर डी एल ऐसा है ऊपर, आर ऐसा जा रहा है। ठीक है, अभी देख लो आप, डी एल कैसा है ऐसे, आर कैसा है ऐसे। ठीक है, डी एल क्रॉस आर करेंगे तो अंदर को जाएगा, तो अंदर को जा रहा है या नहीं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो इक्वेशन लिखा लास्ट में, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, डी एल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। आपको क्लियर कट 1 से 2 बार इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लेना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और एक और चीज़ इसमें, ये अब तक जो फाइंड आउट किया डी बी है, अगर बी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बी चाहिए, तो फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल डी बी। ठीक है, तो डी बी की जगह पर वो पूरी चीज़ डाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, या फिर आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, दोनों कर सकते हैं। जब आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, डी एल क्रॉस आर लिख के आर क्यूब लिखेंगे तो वो डायरेक्शन के साथ दे रहा है। तो आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड। अब इसमें एक और लास्ट चीज़, आई इंटू डी एल, आई डी एल जो आ रहा है एक साथ, आई इंटू डी एल जो आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट को हम बोलेंगे करंट एलिमेंट, आई डी एल टुगेदर इज करंट एलिमेंट। I hope you understand. It is a vector quantity whose magnitude is equal to
करंट इनटू लेंथ, ठीक है, एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इस चीज़ में डीएल को मैंने वेक्टर बताया था, वो कैसे था, आई और डीएल का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डीएल एक मैग्नीट्यूड था डीएल के पास, करंट के पास डायरेक्शन था मगर वो स्केलर कंसिडर होता था। दोनों का प्रोडक्ट जब मिलाएंगे तो इसका डायरेक्शन डीएल ले लेता है, तो दोनों मिलके एक वेक्टर बनते हैं, उस वेक्टर को हम कहते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट चीज़ परमिएबिलिटी क्या है, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू हैव मैग्नेटाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये है कि कितने हद तक जो भी मीडियम है वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा। परमिटिविटी क्या थी, रुकावट। परमिएबिलिटी क्या है, अलावेंस, ठीक है। आप देख सकते हो म्यू नॉट न्यूमरेटर में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आता था। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रुकावट बनता था, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलावेंस बन रही है, यानी परमिएबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना बेटर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। आई होप ये आज की ये वाली जो इम्पॉर्टेंट क्लास थी ये आप लोगों को समझ में आई। इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। 2 ही डेरिवेशन है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमेशा एक 5 मार्क क्वेश्चन आता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। इस बायॉट-सावर्ट्स लॉ को बहुत अच्छी तरीके से आप सीखें, ठीक है। Learn it, understand it, read the textbook, 2 or 3 textbooks if you want, learn it properly and please remember these things because ये statement हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो I hope we are done with this particular session. In the next session we'll move forward. Thank you.